सो हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस किया था डिफेक्ट, जहाँ पे हमने सीखा था कि हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट होती है, एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। फिर हमने उनको फर्दर क्लासीफाई किया था स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट में और फ्रैंकल डिफेक्ट में, और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को दो तरह से क्लासीफाई किया था। क्या था बताओ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आओ हम लोग एक बार उसका एक समराइज कर लेते हैं और एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ताकि आप भूलो बिल्कुल ना, फटाफट से आपको रिवाइज हो जाए। तो साथ साथ में ही आप चाहो तो बना सकते हो फ्लो चार्ट। डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स, दो तरह की डिफेक्ट एग्जिस्ट करती है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन कि फार्मूला चेंज हो रहा है क्रिस्टल का या फिर नहीं। अब ठीक है, एक था स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और दूसरा क्या था? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। देखो आप कंप्लीट लिखना, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं सारा का सारा। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बताओ कितने टाइप के होते हैं? हाँ वेरी गुड, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, वो आप लोग खुद से लिखिएगा। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में बताओ, यहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट कब होता है? व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ केटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइट। यहां पे बताओ क्या होगा, खुद से लिखना। व्हेन केटायन लीव देयर नॉर्मल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। सेकेंड बताओ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी शॉर्टकी में? शॉर्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखो, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट हो जाना, क्या? डेंसिटी शॉर्ट हो जाना। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीजेस, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये तो सभी के लिए सेम होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी दोनों में। और कौन से क्रिस्टल बताओ शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे? वो क्रिस्टल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और जिनमें कैटायन और एनायन की रेडियस में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लगभग सेम रहता है उनका साइज। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। और कौन से क्रिस्टल शो करते हैं? जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? AgBr। किसकी बात कर रहा हूं मैं? AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है। अगर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट की, तो ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकंड क्या है आपके पास? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो आपके पास दो तरह से हो सकता है। एक, जब बताया था ना आपको, एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए और उस एनायनिक वैकेंसी में, जो एनायन छोड़ के गया है तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई, वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एफ सेंटर बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? एफ सेंटर बुलाएंगे। ये फर्स्ट था, जब एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाता है और उस एनायनिक वैकेंसी में कौन आके बैठता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एफ सेंटर। जिसकी वजह से क्रिस्टल क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। तो कलर याद है आप लोगों को? चलो बताओ फटाफट से। NaCl को अगर हम हीट करें Na वेपर में, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो। LiCl बताओ दिव्य, LiCl का कलर कैसा होगा? जो भी आपने बताया है वैसे गुड ही बोलना पड़ेगा, पिंक। किस कलर का? पिंक। हमारा प्रधान कैसा हो? पिंक कलर का। KCl लाइलेक।
लिलैक बोलो या लाइलैक बोलो, वायलेट होता है वैसे। हाँ, तो सेकंड कैसे था, जब कैटायन जितने हैं उतने ही रहे, एनायन जितने हैं उतने ही रहे, एक्स्ट्रा कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट पर बैठ जाए, मतलब व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठेंगे। ठीक, तो वहाँ पे भी कलर शो होता है। एग्जाम्पल क्या था हम लोगों ने, ZNO वाला, यहाँ पे रहता है वाइट, हीट करने के बाद क्या हो जाता है, येलो। सही है, चलो। तो ये आप एक बार फ्लो चार्ट बनाओ, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, उन क्वेश्चन को आप लिखिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलो बना लो इसको। तो चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट से, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपका, द कंपोजिशन ऑफ निकल ऑक्साइड, द कंपोजिशन ऑफ निकल ऑक्साइड इज, द कंपोजिशन ऑफ निकल ऑक्साइड इज Ni, ऐसे लिखिएगा, Ni 0.98O1.00। The composition of nickel oxide is Ni 0.98O1। The calculate, आगे लिखिए, calculate the fraction of Ni2 positive and Ni3 positive. Calculate the fraction of Ni2 positive and Ni3 positive ions. तो ये रहा क्वेश्चन। एक सेकेंड देख ले जरा, वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है। ये रहा क्वेश्चन। तो वैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है, तो अब ध्यान से देखिएगा। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, क्वेश्चन पहले समझो क्या बोल रहा है। Ni कितना है 0.98, तो ऑक्सीजन कितना है 1, होता है ना फार्मूला ऐसे, H2O, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पे निकल कितना है 0.98, ऑक्सीजन कितना है 1। तो आपको ये बताना है कि Ni जो 0.98 है उसमें कितना Ni2 पॉजिटिव है और कितना Ni3 पॉजिटिव है। ये इस टाइप के डिफेक्ट के अंडर ही आता है, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी है। मान लो Ni2 पॉजिटिव है X, तो टोटल कितना है 0.98, उसमें Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं, आपको खुद से करना है। Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव दोनों है, इसमें आपको बताना है कितना Ni2 पॉजिटिव है और कितना Ni3 पॉजिटिव है। तो मैंने मान लिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे, लेट Ni2 पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू X, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Ni3 पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, क्योंकि टोटल तो इतना ही है ना 0.98, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा Ni3 पॉजिटिव 0.98 माइनस X। ठीक, अब मुझे बताओ एक Ni2 पॉजिटिव पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने एक पूछा है, एक Ni2 पॉजिटिव पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है 1 इंटू 2, इतना पॉजिटिव चार्ज। बताओ X में कितना हो जाएगा, X इंटू 2, और Ni3 पॉजिटिव पे कितना हो जाएगा 0.98 माइनस X इंटू 3, यही तो होगा। आ गया समझ में ना, लास्ट क्लास में इसको समझाया था, अब वो काम में आएगा अपने। ऑक्सीजन का नंबर तो सेम ही है, ऑक्सीजन में O2 माइनस O1 माइनस नहीं है, वो सारा का सारा O2 ही है, इक्वल्स टू 1। कितना है 1। बस फॉर इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस प्लस दिस, निकाल लो इनका टोटल अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस Ni3 पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू दिस, 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन। अब नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन निकालो। नेगेटिव चार्ज में सिर्फ एक ही टाइप का आयन है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन, ये O2 माइनस वाला। तो उसमें एक O2 माइनस में कितना होगा, क्योंकि नंबर तो एक ही है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये 2.94 माइनस 3x। हाँ भैया, हमको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, मैं बस आपका टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं देख रहा, मतलब यहाँ पे मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। वीडियो की लेंथ जितनी छोटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, वरना उसको अपलोड करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सॉल्व करो, कितना आएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस होगा, तो 2 माइनस 2.94 कितना आ गया 0.94, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया फ्रैक्शन। Ni2 पॉजिटिव कितना x, x की वैल्यू कितनी 0.94, वहीं पे Ni3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 0.98 में से माइनस कर दो 0.94, तो कितना आएगा ये 0.04। अब अगर मान लो आपसे पूछता कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना था, टोटल कितना है Ni2 पॉजिटिव का, देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। Ni2 पॉजिटिव टोटल कितना है 0.98, उसमें Ni2 पॉजिटिव कितना है 0.94, परसेंटेज मतलब इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। सही है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको करो, ट्राई करके ही आगे बढ़ना, वरना वीडियो पॉज कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe 0.95 O, Fe 0.95 O। The percentage of iron, the percentage of iron in the form of Fe2 plus and Fe3 plus will be, Fe2 plus and Fe3 plus will be। चलिए वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे लास्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा अलग है। NaCl डोप्ड विथ 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2, मोल परसेंटेज SrCl2। The number of cationic vacancies, calculate the number of cationic vacancies, calculate the number of cationic vacancies। क्वेश्चन खत्म, आगे मत सोचो, हो गया। इसमें थोड़ा अलग लिखा है ना, द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड विल बी, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है, तो इतना टाइम थोड़ा ना है, सॉल्व करो, आगे बढ़ो,
क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल ही जाएगा ना आज। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो डोपिंग का मतलब समझते हो आप लोग, डोप कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। जैसे प्लेयर लोग करते हैं डोपिंग अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, मतलब वो बाहर से इम्प्योरिटी अपने अंदर लाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप ड्रग ले रहे हो यार तो इम्प्योरिटी तो होगा ही ना। तो वैसे ही क्या करते हैं, क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। जैसे कि यहाँ पे समझो, ये सेमीकंडक्टर जो आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, वहाँ पे सीखोगे बहुत अच्छे से। बट हाल फिलहाल थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही लेंगे यहाँ पे, पता नहीं आपने सीखा भी हो शायद। आपके पास सपोज एक NaCl क्रिस्टल है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। मान लो ये आपके पास एक NaCl क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, कुछ ऐसे होगा अरेंजमेंट। अब जब आप इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो Sr2 प्लस, बताओ Sr जो होगा उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकेंड ग्रुप का है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर कितना होगा +2, और Cl पे तो एक ही माइनस होगा। केटायन वाला केटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन वाला एनायन को रिप्लेस करेगा। बताओ अगर एक Sr2 प्लस आया तो वो कितने Na प्लस को रिमूव करेगा, 1। गलत, बिल्कुल गलत, डिफेक्ट है ये। डिफेक्ट शो करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, चार्ज सेम होने चाहिए। देखो Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव है जबकि Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो एक Sr जब आएगा तो वो 2 Na प्लस को रिमूव कर देगा। मान लो यहां से चला गया और यहां पर किसी एक जगह पे Sr खुद आके ऑक्यूपाई कर लेगा वो लैटिस साइड। तो देखो यहां पे ये वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं, ये वैकेंसी क्रिएट हुई। यहां पे कौन सा आयन था, केटायन की एनायन, केटायन था, इसको हम लोग बोलेंगे केटायनिक वैकेंसीज। क्या बुलाएंगे इसको, केटायनिक वैकेंसीज। अब बात करते हैं क्या एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होगा। देखो Cl माइनस जब आएगा तो किसको रिमूव करेगा, Cl माइनस को, एक Cl माइनस को रिमूव करेगा। चलो कर दिया, तब भी क्या एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो यहां पे क्या हो रहा है, केटायनिक वैकेंसी। अब ध्यान से देखना, एक Sr2 प्लस कितनी केटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, 1। तो 1 मोल कितना क्रिएट करेगा, 1 मोल। बस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपने 99% तो सॉल्व कर ही दिया। यहां पे हमें SrCl2 का मोल परसेंटेज दिया है, तो यहां पे निकाल लो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SrCl2, तो वो कितना हो जाएगा 10⁻³ 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 मोल्स। इतने मोल हमारे पास SrCl2 है। अब यहां पे आप सेंटेंस लिखो, सिंस 1 SrCl2 क्रिएट 1 केटायनिक वैकेंसीज, 1 केटायनिक वैकेंसी, देयरफॉर हमारे पास है कितना 10⁻⁻5 मोल। SrCl2 कितना क्रिएट करेगा, उतना ही केटायनिक वैकेंसी। अब इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, इतना मोल केटायनिक वैकेंसी। मोल को आप नंबर में कन्वर्ट करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है 6.02 10 की पावर माइनस नहीं यार, +23, कितना जाएगा ये 18, 6.02 10 की पावर 18 केटायनिक वैकेंसी, केटायनिक वैकेंसीज। बोलो आ रहा है समझ में। तो ये है डिफेक्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो इसमें एक टॉपिक और है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो मैं उसको नहीं कवर करा रहा हूँ। ऑल्दो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका
PDF सेंड कर दूंगा, लेकिन वैसे भी आप उसको काफ़ी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हो, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन को समझना, वीडियो पॉज कर देना, फिर यहाँ पे आना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हुआ, जब हम किसी क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि उसको रिपेल कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड्स का। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग जो मेजर करते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपके आगे काम में आएगा जब आप लोग पढ़ोगे एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक, फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। आप उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई म्यू। इसका फार्मूला होता है √n इंटू n+2, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है Bm, दैट इज योर बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। चलो ठीक है, फार्मूला इसमें आपने देख लिया। वैसे इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, हम तो क्लासीफाई करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्रिस्टल को। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्रिस्टल को 5 तरह से डिवाइड किया गया है, 5 तरह से डिवाइड किया गया है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। इसीलिए बोलता हूँ NCERT बुक देखा करो, समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे अभी आप थ्योरी में मत लिखो, मैं आपको लिखाऊंगा, आप तो बस समझते चलो। सबसे पहला क्या है आपका, डायामैग्नेटिक। क्या है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक में क्या होगा, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो होता ही नहीं। क्या बात, क्या बात, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। सेकंड है आपके पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इनका जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। घबराओ मत, क्लासिफिकेशन पहले फटाफट से समझ लो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा ताकि आराम से आप कवर कर लो। थर्ड क्या बोला मैंने, अब थर्ड को सीखने से पहले आपको एक टर्म सीखना पड़ेगा, दैट इज डोमेन्स। क्या, डोमेन्स। आप लोगों ने मेटेलिक सॉलिड तो पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मेटेलिक एटम होता है। अब एटम आप जानते हो, एटम में टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब एटम है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एक्सेप्ट भी तो करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे ये सपोज एक आयरन का क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे Fe होंगे। अब Fe अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, +2 और +3 स्टेट में जाना चाहता है, तो जाएगा वो। ऐसे करके क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Fe3+ के फॉर्म में। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरे को नहीं मिल रहा है, वो इसी क्रिस्टल में ही है, मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये कई सारे Fe2 पॉजिटिव मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, एक छोटा सा ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप को, उस ग्रुप के अलॉन्ग या उस ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे जो इस ग्रुप के कारण जनरेट हुए होंगे।
इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बुलाते हैं डोमेन। क्या बुलाते हैं? डोमेन। अभी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, पहले तो आप समझते हुए चलो। डोमेन्स क्या है? मेटल आइटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं मेटेलिक आयन। वो मेटेलिक आयन, कई सारे मेटेलिक आयन छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप के अलॉन्ग क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिनको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बुलाते हैं? डोमेन। अब डोमेन का अरेंजमेंट होता है, जैसे आपके पास सपोज ये डोमेन है, ये सभी क्या है? एक एरो आपका एक डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। आप ये मान लो, ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इनकी अरेंजमेंट क्या है, सारे पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि इक्वल अमाउंट में अपोजिट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक हमको कवर करना है। तो आप हेडिंग तो डाल नहीं रहे हो, चलो यहाँ पे थर्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेरो मैग्नेटिक। क्या? फेरो मैग्नेटिक। फेरो मैग्नेटिक। अब फेरो मैग्नेटिक में क्या होगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इनको परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? इसमें डोमेन जो होते हैं वो ऐसे रैंडम अरेंज होते हैं। डोमेन जो होते हैं वो रैंडम अरेंज होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, है ना, ऐसे करके। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा देते हैं। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। सपोज कुछ इस तरह से है, एक ही डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ही बना रहा हूं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं और बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब होगा क्या? एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। अब आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लो, इनका जो ये ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए इनको हम लोग क्या बुलाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बुलाते हैं। बोलो बात समझ में आया? थर्ड हो गया फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक आपने सीख लिया, उसी का जस्ट अपोजिट होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें हम डोमेन की बात करेंगे। इसमें डोमेन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होगी, मतलब एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड होगा, या एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इससे होगा क्या? ये डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसीलिए तो इनको हम क्या बुलाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? परमानेंट मैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ डोमेन्स ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रहे, इक्वल अमाउंट में होंगे, अनइक्वल हो गया तो आपका लास्ट हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक। फिफ्थ है आपका फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिक में भी लगभग ऐसे ही होता है, एक पैरेलल दूसरा एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। सपोज आपके पास है कुछ ऐसा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर एक ऐसा,
फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, कुछ ऐसा चलेगा। मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड में जो नंबर होगा वो इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या था, इक्वल नंबर था। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। तो 5 तरह के हमारे पास सॉलिड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डायामैग्नेटिक, जहाँ पे क्या होगा, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें जीरो होगा, इस करके इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है। फिर हमने बताया आपको कि जो बाकी 3 हैं उनको स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डोमेन्स, जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। डोमेन्स क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल क्रिस्टल या हाँ मेटेलिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसमें मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयंस बनाता है। मेटेलिक आयंस छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं फ्री, उनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, डोमेन्स। अब डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन्स 3 तरह के हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, डोमेन्स रैंडम अरेंज होंगी। कब तक, जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, और डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ऐसा होगा तो सारे डोमेन्स ऐसे ही होंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। अब आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लो तो भी इनका ओरिएंटेशन ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी करके इनको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट मैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं। फेरीमैग्नेटिक में देख लो, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है लेकिन अनइक्वल नंबर में। ठीक, आ गया समझ में। चलो अब मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, थ्योरी फॉर्म में आप लोग उसको फटाफट से लिखते जाओ। हेडिंग डाल दो सबसे पहले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद आप वो ये वाला फार्मूला लिखो, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2, ये वाला फार्मूला लिखो। पॉज कर लो वीडियो को। तो उसके बाद लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, solids are classified into 5 types. Solids are classified into 5 types. Diamagnetic, नंबरिंग करके लिखना, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. Diamagnetic number 2, paramagnetic number 3, ferromagnetic number 4, antiferromagnetic नंबर 5, फेरीमैग्नेटिक नंबर 1। अब हेडिंग डाल दो अच्छे से, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, इसमें लिखो, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई magnetic field, they are weakly repelled by magnetic field. As they have no unpaired electron, as they have no unpaired electrons. सेकेंड लाइन से लिख दो, म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल C6H6, क्या नाम है इसका, बेंजीन, कॉमा NaCl, कॉमा H2O, C6H6 NaCl H2O। सेकेंड हेडिंग डाल दो, पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक। देखो, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड as they have unpaired electrons। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, आपके सामने लिखा भी है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, Fe2 प्लस Cu2 प्लस O2, Fe2 प्लस Cu2 प्लस O2, Fe2 प्लस Cu2 प्लस O2। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रूव करो O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक है। ये आप लोगों का होमवर्क एक तरह से समझ लो, कल आप लोग बताना, कहीं से भी आंसर ढूंढ के लाओ, आई डोंट केयर। थर्ड हेडिंग डाल दो, या फिर सॉरी थर्ड हेडिंग मत डालो, पहले हेडिंग डाल दो डोमेन्स। इसमें लिखो द ग्रुप ऑफ मेटेलिक आयंस into small region is called domain। The group of metal ions into small region is called domain। Each domain acts as tiny magnet। Each domains act as tiny magnet। अब हेडिंग डाल दो फेरोमैग्नेटिक। लिखो इसमें, ये थर्ड है, नंबर 3 कर देना। All domains are arranged randomly in absence of magnetic field when we apply magnetic field they align in the same direction and produce magnetic effect। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे the alignment remains same even after removal of magnetic field। The alignment remains same even after removal of magnetic field। Therefore ferromagnetic substance are called परमानेंट मैग्नेट। तो अब आप ये वाला जो बना है फेरोमैग्नेटिक का, ये वाला डायग्राम बना लो, और ये जो एरो बना रहे हो ना, इसके बगल में कहीं लिख देना डोमेन्स। फोर्थ हेडिंग डालो एंटी फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, इसका फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल लिख लेना प्लीज, एक लाइन में। फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल लिख लो, Fe कोबाल्ट
कोबाल्ट निकेल CrO2, Fe कोबाल्ट निकेल Cr, क्रोमियम उसी में O2 कंपाउंड है ये। वापस से आ जाओ एंटी फेरोमैग्नेटिक में। एंटी फेरोमैग्नेटिक देखो, इसमें इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो लिख लो नेक्स्ट लाइन से, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये लिखा है सामने, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद डायग्राम बना लो ये वाला। एग्जाम्पल लिख दो इसका, Fe3O4 कॉमा ZnFe2O4 कॉमा MgFe2O4 Fe3O4 का नीचे नाम लिख लो मैग्नेटाइट। ZnFe2O4 को बोलते हैं जिंक फेराइट या फिर सिंपली फेराइट। सेम MgFe2O4 को बोलते हैं मैग्नीशियम फेराइट या फिर फेराइट ही बोल दो। ओह सॉरी, अरे यार गड़बड़ हो गया, ये फेरोमैग्नेटिक का है, हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक कर रहे हैं ना। प्लीज़ एग्जाम्पल जो है वो कट कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए एंटी फेरोमैग्नेटिक का। सॉरी गलती से मिस्टेक बेटा हो गया, क्या करें, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरी जबान टूट गई, मैं मरी जाऊंगा भगवान। लिख लो यार एग्जाम्पल लिखो, MnO Mn2O3 एंटी फेरोमैग्नेटिक का, Mn2O3। अब फिफ्थ हेडिंग डाल दो फेरी मैग्नेटिक। डायग्राम बना लेना ये वाला फिफ्थ हेडिंग डाल दो फेरी मैग्नेटिक। लिखो इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद ये बनाओ डायग्राम, ये वाला लास्ट वाला, और इसका एग्जाम्पल लिख दो वही जो मैंने कट कराया था। Fe3O4 फेराइट, ZnFe2O4 MgFe2O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट है यार, Fe3O4 मैग्नेटाइट, ZnFe2O4 और MgFe2O4 फेराइट है। अब हेडिंग डाल दो क्यूरी टेम्परेचर, CURIE, क्यूरी टेम्परेचर, स्लैश करके लिख दो क्यूरी पॉइंट। क्यूरी टेम्परेचर बोलो या फिर क्यूरी पॉइंट बोलो। तो हम ये फेरोमैग्नेटिक देख रहे हो, इस फेरोमैग्नेटिक को हम लोग पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? द टेम्परेचर, लिखो इसकी डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच फेरीमैग्नेटिक substances convert into paramagnetic. The temperature at which ferrimagnetic substances convert into paramagnetic, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। एक और लिख लो, छोटा सा टॉपिक है, मतलब डेफिनेशन लिखना है, वैसे तो आप ये फिजिक्स में पढ़ते ही हो। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग डाल दो पीजो इलेक्ट्रिसिटी, PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन लिखो, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है।
if a material conduct electricity on applying pressure or mechanical stress is called piezoelectric material, and this phenomenon is called piezoelectricity, एग्जाम्पल लिख लो, क्वार्ट्ज, PbZrO3, Pb लेड, Zr जिरकोनियम, O ये तो जानते ही होंगे, PbZrO3, कॉमा लगा के NH4H2PO4. So with this we finish our first chapter. अब आपका होमवर्क क्या है? पहले तो आप सभी लोग बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो आप। जहाँ से तुम लोग गुजर रहे हो ना, जिस गली से तुम लोग गुजर रहे हो वो शहर हमने छोड़ दिया है, तो हमको बेवकूफ़ मत बनाओ। सबसे पहले तो अपना फेयर कंप्लीट कर लो प्लीज़। जब ऑफलाइन क्लासेस आएंगी तो मैं इसी के आगे से प्रोसीड करूँगा। जितना वीडियो लेक्चर हो चुका होगा उसी के आगे मैं प्रोसीड करूँगा। सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है ना। टाइम बचेगा तो अपना हम लोग आगे भी उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो आज की डेट में आज आपका सॉलिड स्टेट का चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। कहीं से भी, मुझे नहीं पता, आप मेरी हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे बोल दो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको एफर्ट करना होगा भाई, इसमें कोई कंजूसी मत बरतना। तो नोट्स बनाओ, आज कंप्लीट करो। जो आज टेस्ट होने वाला था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। क्यों? मुझे पता है आप लोगों ने नोट्स तो बनाया नहीं होगा। वीडियो लेक्चर मैं डाल रहा हूँ खटाखट, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ यार कुछ करो, टाइम वेस्ट मत करो, नोट्स बना लो। आज शाम के टाइम, जो मैंने टाइम डिसाइड किया था, जो भी है वो मैंने व्हाट्सएप किया था, आई डोंट नो क्या था टाइम, तो उस टाइम पे मैं सबका नोट्स चेक करूँगा। भिड़ जाइए आप लोग, नोट्स कंप्लीट करिए।